वंदे मातरम। ऐसे ही बैठे थे तो आपका ये देख रहे थे जी। तो हमें लगा, हमने कहा कुछ हमारे मन में भी वो रहता है। अनुराग ने बताया तो होगा मेरे बारे में आपको। अब आप खुद ही अपने बारे में बता दीजिए। असल में मैं अर्चना मिश्रा, रूड़ा से। हाँ हाँ। और मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे। हम्म। भाई तहसील मतलब जिले कार्यवाह से उन्होंने दायित्व अपना वो किया। एक भाई जिला कार्यवाह, एक तहसील, और मैं राष्ट्र सेविका समिति में भी जिला संयोजक मतलब रही। और दुर्गा वाहिनी और बीजेपी मतलब सभी उसमें लोग लेते रहे। लेकिन अब ना तो भाई साहब वो संघ रहा है, ना वो बीजेपी है। जो हम लोगों के आदर्श और सिद्धांत थे, तो बड़ा अभी हमारे यहाँ बहुत सारी यहाँ कानपुर देहात में घटनाएं होती रहती हैं। और आप क्या जो कानपुर देहात से हैं? जी, कानपुर देहात से मैं सर। जी जी। तो मतलब भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ हो, पहले ये था कि जैसे हमारे यहाँ लखनऊ विधानसभा थी, हम इटावा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वैसे, मतलब मैका मेरा जी। बकेवर है। बकेवर के पास एक नदी के किनारे गांव है मेहंदीपुर जी। वहाँ के हम थे। लेकिन शादी वादी इधर हो गई तो पतिदेव यहाँ पे अध्यापक थे। तो अब हम लोगों ने यहीं पे घर वर बना लिया है। तो हम लोग यहीं रहते रूड़ा में। तो पहले संघ का ये था कि वो कार्यकर्ताओं को ढूंढता था, अच्छे ईमानदार जो उनके कार्यकर्ता होते थे उनको टिकट देते थे और वो लोग ईमानदारी से काम करते थे। तो हमारे भैया ही लोगों ने राम लखन धोबी को निकाला था और वो भारतीय जनसंघ से विधायक बने थे। बहुत ईमानदार, नेक, मरते मर गए। और अपनी एक पुरानी पहले साइकिल से चलते रहे, पूरा चुनाव प्रचार उनका साइकिल से हुआ। और वो क्या नाम, लैया चना से। लेकिन अब मतलब जो है, अब जैसे हमारे यहाँ प्रतिभा शुक्ला आई 2012 में 1 करोड़ दे करके, और सपा और बसपा की। फिर राकेश सचान सपा से आए, 8-10 करोड़ दिया। अब की से प्रतिभा शुक्ला 2 करोड़ दे के आ गई। राणा सांगा जो है बिठूर से, वो भी अपना उसने 17 फरवरी को मोदी जी का पुतला जलाया, 19 को कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 23 फरवरी को बीजेपी का टिकट मिल गया। पूनम संखवार हुई रसूलाबाद से, निर्मला संखवार, ये सब बसपा की है और पैसा दे दे के आए। अब है क्या कि जो अच्छे लोग हैं वो एक उम्मीद से ही जुड़े थे कि भाई हमारी पार्टी है, हमारे संघ के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, सिद्धांत हैं, आदर्श हैं। लेकिन वो सब तिरोहित हो गए तो बड़ा कष्ट होता। अब हम आपको एक बहुत छोटा सा मामला बताएं। मेरे रूरा में नहर है, ये रामगंगा नहर, उसके बगल से 1 किलोमीटर सामने से अगर हम जाएं नहर क्रॉस करके तो मुश्किल से आधा किलोमीटर है। पुल होकर के जाएं तो 1 किलोमीटर पड़ता। वहाँ के बच्चे हैं अंकुर पाल और आदित्य पाल। प्रधान की बदमाशी से, प्रधान भी पाल है लेकिन उसका भाई लड़ा था, तो इन लोगों के पिता ने बड़े भाई को सपोर्ट किया था और इसको ये समझाया था कि बड़े भाई की उम्र हो रही है तो उनको अबकी से लड़ लेने दो, तुम अभी छोटे हो, तुम अगले बार लड़ लेना। तो इसने कहा कि नहीं लड़ेंगे तो हम, और जीत गए तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो जब से जीता है तब से उस फैमिली को कुछ न कुछ फंसाया रहता। अभी उसमें फंसा दिया था पहले मतलब बलात्कार के केस में, तब इन लोगों ने 60,000 रुपया दिया, तब किसी तरह बच्चे छूटे। एक बीएससी का स्टूडेंट है, एक फर्स्ट ईयर पास किया, इंटर में गया। अभी उनके ऊपर SC ST एक्ट लगवा दिया। तब बड़े मुश्किल से SP है हमारे यहाँ अरविंद मिश्रा, उनसे हम मिले जाके। यहाँ उसको भी पता था एसओ को कि ये फर्जी केस है और ये इतना बदमाश। एसओ ने हमसे खुद कहा भाई साहब कि ये जो जनार्दन प्रताप थे, ऐसा उनका ट्रांसफर हो गया, कि ये प्रधान बहुत बदमाश है, वो फर्जी है, किस मतलब बहुत ही सर्वगुण संपन्न है, बहुत बदमाश है, खुद कहा। फिर सीओ से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम फर्जी केस नहीं चाहते हैं कि जनता को परेशान किया जाए, आप परेशान न हो, ये बिल्कुल फर्जी है, हम मतलब वो नहीं करेंगे, FIR दर्ज नहीं होगी, ये केस वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक धर्मेंद्र मलिक हैं, तो उन्होंने 30,000 रुपये इससे भी मांगा था, 30,000 दे दो तो कुछ नहीं होगा। इन लोगों ने दिया नहीं। अब गरीब आदमी JCB वगैरह चला चलू के करते हैं तो कहाँ से लाए पैसा। तो अगले ने उसने प्रधान ने दे दिया और वो हो गया
केस उसका। तो एसपी के यहाँ इसकी मम्मी को हम लेके गए थे, तो उन्होंने इन लोगों से बात की, इन्होंने कहा फर्जी है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि स्पंज कर दो। अब स्पंज नहीं हुआ, परसों फिर बुलाया तो उससे मतलब लड़कों से ये कहा गया कि तुम 1 लाख कर दो तो तुम्हारा मतलब हो जाएगा। अब 1 लाख कहाँ से लाएं भाई साहब, उनकी जेसीबी बंद है, और बड़ा छोटे भाई को फिर मारा, खोपड़ी उपड़ी फाड़ दी, तो 8-10 दिन में। हमारे कहने का ये मतलब है कि ऐसे लोग अब बैठ गए हैं कि कहीं कुछ भला ही नहीं हो रहा है। तो अर्चना जी, आपके पास विकल्प क्या है? क्योंकि समस्याएं देखिए समस्याएं चारों तरफ हैं, समस्याएं भयावह हैं, समस्याएं विकराल हैं, समस्याएं आपने ट्रांसफर ऑफ पावर से पाई हैं। बिल्कुल। मतलब इस बात को मैं कई बार दोहराता हूँ कि हमें भी ये तथ्य नहीं मालूम था कि 1947 में हमने 700 करोड़ देकर अंग्रेजों से परतंत्रता खरीदी है, स्वतंत्रता नहीं खरीदी है, परतंत्रता खरीदी है। जी। तो ये 700 करोड़ में किस चीज के पेमेंट किए गए हैं? इसमें आपने राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट भवन और जितनी सारी बिल्डिंग अंग्रेजों ने हमारे ही श्रम से, हमारे ही धन से बनाई थी, उन सब का भुगतान किया गया। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर डंडे बरसाए थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मौत के घाट उतारा था, ऐसे सभी अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन के साथ उन्हें बाइज्जत भेजा गया है। और इस सब का जो भुगतान बना वो 700 करोड़ बना। वो 700 करोड़ भारतवर्ष ने एक मुश्त पे किया। हाँ, वो आरबीआई से सीधा भुगतान उसका हुआ। तो सवाल उठता है कि क्या ये बात देश की जनता को बताई गई? नहीं बताई गई। क्या इन राजनेताओं के पिताजी का पैसा था? वो किसी का भी नहीं था। तो फिर ये तो जनता को ये बात तो कहीं ना कहीं आना चाहिए थी ना कि हमने इतना भुगतान किया है। और फिर हमने किया क्या है? गुलामों के जो नियम अंग्रेजों ने बनाए थे, किसके लिए बनाए थे? गुलाम भारतीयों के लिए। किस दृष्टि से बनाए थे? कि उन्हें कदम कदम पर अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखा जाए। उनको ये एहसास कराया जाए कि तुम आज भी गुलाम हो। आज भी गुलाम हैं और ब्रिटिश एम्पायर के सामने आपको खड़ा होने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। ऐसे नियम कानून स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर क्यों लागू होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है? वही लाटसाही, जिसमें आपको मूर्ख बनाया जाता है। कोई कहता है जनता राजा है, जनता राजा वजह नहीं है, जनता गुलाम है। राइट। आपकी स्थिति एक चपरासी से भी बदतर है। जी बिल्कुल। ये बात आप चाहे मानो चाहे ना मानो, हकीकत यही है। जी बिल्कुल हकीकत है। और जो पढ़े लिखे थोड़े से हैं वो देख रहे गूगल पे, या जिनके जैसे मेरे पिताजी ये सब चीजें कुछ बताया करते थे, तो हम लोगों को जानकारी थी। लेकिन आम आदमी जो बिना पढ़ा लिखा है और वैसा है जिसने इन सब चीजों को नहीं। अरे अर्चना जी, ये जानकारी तो मैथिली शरण गुप्त को नहीं थी, जो कि 7 साल डीजी पे रहकर रिटायर हुए हैं। उन्हें नहीं जानकारी थी। ये जानकारी मुझे चंद दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में गया तो उसमें जो आरबीआई की बैलेंस शीट से निकाल के तथ्यों सहित किसी ने मुझे बताई। तो आम आदमी को क्या मालूम होगा? जब मुझे नहीं मालूम है तो और किसको मालूम होना चाहिए? कितने धोखे हुए आम जनता के साथ। अब सवाल ये है कि अभी जैसे नए 3 कानून बने, वो पुराने कानून ही हैं, पुराना सेक्शन ही, नया सेक्शन ही। तो क्या हम भारतीय अपने लिए अच्छे कानून लिखने की क्षमता नहीं रखते हैं क्या? अब सवाल तीसरा उठता है कि क्या इन राजनेताओं ने हमें अच्छे राजनेता दिए? तो ना शुरू में दिए ना आज दिए। शुरू में भी नहीं दिए। राजा महाराजा जमींदारों को टिकट दिया और उन्होंने पहले चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग की। आपके यूपी में सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग हुई थी। राइट। तो ये घपले करके कौन किनको टिकट दे रहे हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें भी ये देखते हैं कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो इन्हें जीतने वाला कौन दिखता है? इन्हें जीतने वाला वो दिखता है
जो दुर्जन है, दुष्ट है, अपराधी है, बाहुबली है, गुंडा है, मवावली है, धनबली है, ये लोग इन्हें जीतने वाले दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये जीतते कैसे हैं? दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और गरीबों के वोट खरीदते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इनमें एक भी राजनेता ये कहते नहीं दिखता है कि मैं इस गरीब जनता या मैं अपनी इस जनता का प्रतिनिधि हूँ। ये दुष्ट कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ। हाँ, अदना सा सिपाही। मतलब ये अदने सिपाही हैं, लेकिन हमारे वोट से जीते हैं, हमारे कुछ नहीं है ये। हमारे कुछ नहीं है, सही बात है। तो अब सवाल उठता है कि हम ये चर्चा करते रहेंगे या कोई विकल्प है? विकल्प है या विकल्प तैयार किया जाए? नहीं नहीं, वो विकल्प अपने आप है वो तो। अच्छा अच्छा, जी जी। तो आपने क्या हमारे वीडियोस देखे हैं? क्या देखा, क्या पाया आपने? नहीं देखा है, तभी तो हम आज आपसे बात कर रहे हैं। क्या देखा, क्या समझा? नहीं मतलब ये लगा कि कुछ औरों की अपेक्षा आप अलग से हटके, आपको इतनी जानकारी है, आप करना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और वाकई आप एक सकारात्मक सोच को लेकर के एक जो स्वच्छ और वैसा भारत है कि वाकई जिसे मतलब हम कह सकें कि ये हमारा देश है, वो सब देना चाहते हैं। वो आपके विचार हैं, उनको लेके आप चल रहे हो, ये हमको लग रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की जितनी भी भयावह परिस्थिति है, जो आपने भी कुछ घटना चित्र बताए हैं, जी जी, ये एक भयावह स्थिति को दर्शाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये भयावह अंधेरा है। बिल्कुल, अंधेरा से लड़ा नहीं जाता है जी, अंधेरे के लिए दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाया जाता है। और हम सब लोग लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो लड़ना बंद करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भले ही एक छोटे से दीपक की मतलब को जलाने का, नहीं, वो दीपक कैसे जलेगा वो मैं बता दूंगा ना। जी जी। और उसको हम लोग फिर मतलब वो कर सकते हैं कि जैसे पहले हमने 0 वाट का लगाया कि चलो कुछ देर, फिर उसको 100 वाट का करा जा सकता है, फिर 500 वाट का, उसी को हम अरे वो अपने आप उसका वाट बढ़ता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। वो ताकत मतलब सब नहीं, उसकी शक्ति अपने आप बढ़ेगी। जी जी। तो वो आपको कुछ नहीं करना है। जी, समझ गए जी ना? तो वो उसमें कुछ नहीं करना है। जी, ठीक है जी। तो आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और उसमें जो है ना पूरी मेथोडोलॉजी समझाई है, कुछ डॉक्यूमेंट भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। जी जी। और उनको अध्ययन करें और कुछ नहीं करना है। जी। हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। आप बचपन से अब तक जिन जिन लोगों से जुड़ी रही हैं, जो जो रिश्तेदार रहे हैं, उन सबको उसमें जोड़ दीजिए। फिर उन जो लोग हैं उनका एक रोस्टर बनाइए, एक सूची बनाइए, और उस रोस्टर के हिसाब से वो लोग अपने स्वजनों को, अपने लोगों को उन्हें इनवाइट करना है। और जो वीडियो उनकी आपकी लोगों की आत्मा के नजदीक आ रहा है उसे सुनना है। और फिर अच्छे भारत का संकल्प लेना है। यदि यही प्रक्रिया हमने जो है चंद दिनों भी कर दी तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल। और हम जब 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता हमारे कदमों में बैठेंगे, अन्यथा इनकी पराजय तय है। जी। हम नियम, कानून, इकोसिस्टम सब बदल देंगे। तो वो दस्तावेज मैं आपको भेज रहा हूँ, उसे आप पढ़िए। और यदि आपको लगता है कि आप पूरी कर्मठता के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो है अपने लोगों को जोड़कर, और फिर हर रविवार को एक जगह इकट्ठे होना है, वो भी रोटेशन के आधार पर। एक ही व्यक्ति अपने यहाँ इकट्ठा नहीं करेगा। हाँ। हर व्यक्ति को रोटेशन के आधार पर एक टर्न लेना है, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी। हाँ। और यदि उसके पास जगह नहीं है तो वो कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं पार्क में, जहां उसको जगह मिले वहां इकट्ठा हो जाए और अच्छे भारत का संकल्प और शपथ लेना है। अपनी लिंक से अपने लोगों को जोड़ना है जिससे कि आप मेरिट लिस्ट में आए। और ये ऐप जो है 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बना रहा है। गांव की मेरिट लिस्ट, पार्षद क्षेत्र की मेरिट लिस्ट, मेयर क्षेत्र की मेरिट लिस्ट, जिला क्षेत्र की मेरिट लिस्ट,
प्रांत क्षेत्र की मेरिट लिस्ट और राष्ट्र की मेरिट लिस्ट। जो गांव में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वह गांव का सरपंच बनेगा और उसको गांव का जो है चंद्रगुप्त कहा जाएगा और चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट उसके पास घर पे पहुंचेगा। उसे उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए नहीं देना होंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है पार्षद के लिए भी यही होगा, जो नंबर 1 पर आएगा उसे पार्षद क्षेत्र का चंद्रगुप्त और टिकट उसके घर पे पहुंचेगा। जो मेयर क्षेत्र मतलब शहरी क्षेत्र का नंबर 1 आएगा उसे मेयर क्षेत्र का चंद्रगुप्त और मेयर का टिकट उसके घर पहुंचेगा। जो जिला क्षेत्र में नंबर 1 आएगा उसे जिला क्षेत्र का चंद्रगुप्त और जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट उसके घर पहुंचेगा। प्रांत में जो लिस्ट है वो लंबी होगी, राइट। तो जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो नंबर 2 और 3 पे आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा और चूंकि जनसंख्या के हिसाब से 15 से 45 के बीच में आएगा तो वो राज्य सरकार का मंत्री बनेगा और दिल्ली में 70 सबसे कम और यूपी में 402 सबसे ज्यादा विधायक हैं, तो 70 से 402 के बीच में आने पर उसे विधायक क्षेत्र का चंद्रगुप्त और विधायक का टिकट उसके घर पहुंचेगा। उसे पैसा नहीं देना होगा, किसी को मक्खन नहीं लगाना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो नंबर 1 आएगा वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 2 और 3 पर आने पर उप प्रधानमंत्री बनेगा और 82 में आने पर केंद्रीय मंत्री बनेगा और 543 में आने पर उसे सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट पहुंचाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये लोग करोड़ों रुपए बांटेंगे करेंगे। हमारे लोग जो 100 करोड़ हो जाएंगे, हम अपने गरीबों से कहेंगे जो राजनेता आपको कुछ भी देने आए उससे खूब भर भर के ले लो। इसके बाद जो है अपने हाथ में तख्ती लीजिए। जो मेरिट के आधार पर जो चंद्रगुप्त घोषित हुए हैं, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी ऑलरेडी भर दी है, उनकी तख्ती जो न लेके खुद लोग बाग निकलेंगे और कहेंगे ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसका ईवीएम मशीन पे सरल क्रमांक ये है, इसका चुनाव चिन्ह ये है, मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो अर्चना जी मुझे बताइए, ये सभी हमारे चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपका देखो ना तो पैसा खर्च हुआ, ना आपको कहीं निकलना पड़ा, तो इतनी सरल व्यवस्था है। मैं चाहूंगा कि इसमें आप शिद्दत के साथ लग जाइए। नहीं, हम लग जाएंगे, लेकिन एक चीज भाई साहब हम और थोड़ा सा आपसे क्लियर करना चाहेंगे जी, कि आपने कहा कि मस्जिद में करो। नहीं, देखिए आप उस चक्कर में मत पड़िए। मंदिर मस्जिद देखो 144 करोड़ लोगों को एक मानना होगा। जो ये फालतू की फूट वाली बात है, आपने जो 55 कानून बनाए हैं जिसके कारण गड़बड़ी हो रही, उन्हें तो रद्द नहीं कर रहे हो और फिर हिंदू सनातनी कह रहे हो। अरे देखिए हिंदू सनातन धर्म नहीं है, ये धर्म है, बाकी सब तो पंथ हैं। तो धर्म बड़ा होता है, ये तो बाकी पंथ अपने आप सनातन धर्म में विलुप्त हो जाएंगे। आप बात समझ रहे हो ना? ये तो पंथ हैं, इसकी चिंता मत, उसमें मत जाइए आप। नहीं, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हमें कह रहे हैं कह दिए जुम करिए कि मान लो आप में मुस्लिम है और वो मुस्लिम जो है ना आपको मस्जिद में इनवाइट करता है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? नहीं, वो अच्छे भारत को मांग रहा है, वो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाले अद्भुत भारत की बात कर रहा है। तो फिर आप उसमें जबरदस्ती जो है ना धर्म को क्यों आपको उसमें घुसेड़ना चाहिए? नहीं, वो यदि एक कर्मठ व्यक्ति है और आपने नियम कानून सब बदल दिए हैं, जो ये मतभेद करने वाले नियम कानून हैं जो बोर्ड की पॉलिटिक्स के तहत बनाए गए, ये सब रद्द हो जाने वाले हैं। तो फिर आप नए सख्त कानून बन जाने वाले हैं। मतलब इसमें जो है आप जो बदली हुई व्यवस्था में आप बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपकी FIR करने आपके घर पे पहुंचेगा। झूठी FIR दर्ज करना, झूठे कथन लिखना, झूठे पुलिस के द्वारा FIR को तायद करते हुए खुद झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना, कोर्ट में झूठी बहस करना, ये 5 परजरी के जघन्य अपराध होंगे। इनमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा, नौकरी जाने का प्रावधान होगा, लाइसेंस निरस्त होने का प्रावधान होगा और जेल में सड़ने का प्रावधान कानून में किया जाएगा।
हाँ, वो 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। और अभी जो है ना, जो आप बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, जिंदगी निकल जाती है, वो नहीं लगाने होंगे। आपको वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अपने घर बैठे हुए अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। आप हमारे डॉक्यूमेंट पढ़िए। जी। तो ये जो फालतू की चीज है, ये दिमाग से निकालिए, फिर कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। आप ये बताइए, अभी जो है ना सब गड़बड़ी करते हैं, आप ना सख्त कानून बनाते हैं। वो जो है ना आपके एमएलए एमपी संविधान की शपथ लेते हैं और रोज संविधान का उल्लंघन करते हैं। आपने क्यों कानून नहीं बनाया कि उनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए? बिल्कुल। तो आज गड़बड़ी इसलिए नहीं है। नहीं, वो तो खैर सही बात है। तो आप जो है देखो, जो आपके बीच रह गया है, आज आप उसको लात मार के बाहर नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। तो ये जो लाल लाल टीका लगा के घटिया बातें कर रहे हैं, इनके पास ना तो कोई समाधान है, ना आपको कोई अच्छा भारत देना है। ये सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आप बात समझ रहे हो ना? अब हमें बदले भारत में, महान भारत में अलग सोच से चलना होगा। और गड़बड़ी कोई नहीं कर पाएगा। ये ऐसा नहीं कह पाएंगे कि आप जो है ना अल्लाह ही वो है, हमारा धर्म मानो, नहीं तो फलाना है। ये तो सब अपराध बन जाएंगे। हाँ, वही चीज, मतलब कि जैसे आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जो भी आज नेगेटिव हो रहा है, वो कोई भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सब कानून बन जाएंगे। आपके धर्म में यदि कोई गलत बात लिखी है जो दुनिया जानती है गलत है, तो फिर काय का धर्म है वो? यदि आप कह रहे हैं कि दुनिया चपटी है, तो या तो किसी ने गड़बड़ी की है, या जो मैसेंजर था वो ही कुछ नकली था। तो जो भी था, हम ये कह रहे हैं जो चीजें कहीं पर भी गलत हैं, उन पे बहस करके उन्हें डोरमेंट किया जाएगा, उन्हें वो किया जाएगा, और नए कानून बनाए जाएंगे कि ऐसी घटिया चीजों के आधार पर यदि कोई कंडक्ट करेगा तो वो जेल में सड़ेगा। हाँ, इतने सख्त कानून हो कि उस तरह की कोई हरकत ही ना कर पाए। अभी तो आपके इतने उल्टे कानून है कि वक्फ बोर्ड एक्ट जो है संविधान के विरुद्ध होने के बावजूद भी उसे रिपील नहीं किया गया। बिल्कुल। जबकि 10 करोड़ भारतीयों ने रिपील करने की अनुशंसा की थी। तो आपने पूछा क्यों भाई? पूछा क्यों? और क्या? यदि आपको ये नहीं करना था तो पूछते ही नहीं। तो ये अभी तो सब ड्रामा नाटक है। अब बताओ, 55 कानून देश के संविधान के विपरीत इन दुष्ट राजनेताओं ने अपनी पॉलिटिक्स के माध्यम के कारण जो है ना किए हैं। हम सब सनातनी कह रहे हैं, वो 55 कानून रद्द क्यों नहीं कराने की बात कह रहे हैं? कर देना चाहिए। तो फिर ये जो है ना सनातनी जो है, ये मोहरे बने हुए हैं। ये अपना लाभ देख रहे हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिनका धर्म से लेना देना है, बेचारा उनकी कोई सुन नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा। तो वो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। जो पाखंडी है वो पदों पे बैठे हुए हैं, जो सही लोग हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और तो उनको भोले वाले लोगों को केवल मतलब जो उलझा के बेवकूफ बना के कि हम वोट खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो खत्म तो नहीं किया। रिजल्ट उसका 0। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 में ये लिखा हुआ है कि ये टेम्पररी क्लॉज है और उसे हटाने की प्रक्रिया उसमें दी गई है। उसमें 2 ही काम थे। एक तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करना था, और फिर जो है प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन जारी करना था। तो आर्टिकल 370 खत्म हो जाता। राइट। अब यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही नहीं है, तो उससे कंसल्ट करने की शर्त अपने आप में शून्य हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक ही काम रह गया था, केवल प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करना। राइट। तो प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन कब जारी होता है? जब कोई कैबिनेट कोई भी मसूदे को अप्रूव करके भेजती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई करता है। तो 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आर्टिकल 370 को हटा सकती थी। तो अभी जो आपने जनवरी 2019 में ड्रामा नाटक किया, ये शुद्ध ड्रामा नाटक है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप बताइए, आपने क्या कहा कि साहब जो है ना पहले वहां पे गवर्नर रूल लगाया, फिर कहा कि विधानसभा की शक्ति पार्लियामेंट में है, फिर कहा पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। राइट। तो ये सब ड्रामा नाटक क्यों हुआ?
तो ये ड्रामा नाटक बेकार का था, मूर्ख बनाने वाला था। अब आर्टिकल 35A की बात कर ले तो आर्टिकल 35A कभी भी अर्चना जी पार्लियामेंट के सामने विचारण के लिए लाया ही नहीं गया। जवाहरलाल नेहरू ने, चूंकि वो जवाहरलाल नेहरू एक छद्म चरित्र के व्यक्ति थे और वो डरे हुए भी थे कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो उन्होंने बाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर नोटिफिकेशन करके फर्जी तरीके से आर्टिकल 35A घुसेड़ दिया। राइट जी। अब 2014 में एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी, उसमें कहा कि साहब इस देश के संविधान ने प्रेसिडेंट में ये शक्ति निहित नहीं की है कि वो कोई आर्टिकल पैदा कर दें। जब आर्टिकल 35A पार्लियामेंट के सामने नहीं गया, दबाव बनाकर प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन किया है, तो वो संवैधानिक नहीं हो सकता है। लिहाजा इसे आप असंवैधानिक या शून्य घोषित करिए, घोषित करके। राइट 2014 से 5 साल लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय सरकार को नोटिस जाते रहे और ये नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे रहे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी तथ्यात्मक जानकारी कोर्ट के सामने पेश कर दिए होते तो क्या 2014 में आर्टिकल 35A शून्य नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल। तो भाजपा को आर्टिकल 35A हटाने की क्रेडिट दी जाए या जवाब ना देकर उसे 5 साल और जारी रखने के लिए भाजपा की निंदा की जाए? क्या सोचना है आपका? नहीं, बिल्कुल निंदा की जानी चाहिए भाई। जिस चीज के लिए हम बैठे वो हमारा कर्तव्य है। क्या वो हमने जो मतलब वायदे किए, जो वचन दिए, या जो हम जिन सिद्धांतों अब आप ये बताइए कि जो 55 कानून जो देश के संविधान के विपरीत बनाए, बीच में इनके पास लोकसभा और राज्यसभा में भी मेजोरिटी थी, यदि एक केवल जो है ना एक कागज पे रिजोल्यूशन लिखते कि ये 55 कानून देश के संविधान के विपरीत हैं, हम इन्हें रिपील करते हैं, रद्द करते हैं, तो बिना पैसे खर्च किए ये 5 मिनट में हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। तो इसके लिए क्या इनकी भर्त्सना नहीं की जाना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। अब राम मंदिर पे आ जाते हैं। राम मंदिर में जो कितने घपले हुए हैं, उनकी जमीन के खरीद फरोख्त के इसके वीडियोज आपने भी देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे। अरे बहुत सारे वीडियोज हैं जो जमीन को खरीदने में घपला किया है, ये किया है, बहुत घपले हैं। राइट एनीवे, आप उस पर जांच वो करिएगा तो आपको दिख जाएंगे वो। अब सवाल उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा एक टेक्निकल काम होता है। जी बिल्कुल। तो वो जिसको कॉन्सिक्रेशन कहते हैं, तो भगवान का कॉन्सिक्रेशन कर रहे हैं तो उसे टेक्निकली होना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री को क्यों करना चाहिए था? नहीं, आप मुझे बताइए क्यों करना चाहिए था? जो जिसका काम है उसको करना चाहिए ना। और विधि के तहत होना चाहिए। उसको हम हिंदी में प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्सिक्रेशन कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा तो टेक्निकल काम है ना। बिल्कुल, लंबा प्रोसीजर होता है। तो मेरा ये कहना है कि जो हम कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ मामला है। लिहाजा ये राजनेता तो देखो, इन्होंने अभी आपको मालूम है 2024 में जो पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के, अभी तक के हाईएस्ट हैं ये उसमें निकला था तो हमने पढ़ा था। 543 में से 251 आपराधिक चरित्र के सांसद हैं। इनमें से 170 30% बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के अपराधी हैं और 27 तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो जब जो है इस तरह के लोग जब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कई बार निवेदन किया कि जब इस देश के चपरासी को सचरित्र होना जरूरी है, तो कानून बनाने वालों को भी सचरित्र होना चाहिए। लिहाजा एक कानून बना दीजिए जिससे आपराधिक चरित्र के लोग जो है वो चुनाव ना लड़ पा सके। तो आप कहें कि नहीं साहब वो फर्जी मुकदमे, ये मुकदमे, तो भैया वो चपरासी के विरुद्ध भी तो यही हो रहा है। वो तो बेचारा पेट पाल रहा है, सही बात है। वो तो कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहा है। तो ये अपराधी, कितने अपराधी? 46%। तो मेरा ये मानना है कि ये राजनेता किसी भी राजनीतिक पार्टी के आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। सही बात है। मतलब कांग्रेस तो महादुष्ट है,
जी जी। लेकिन भाजपा भी अच्छी नहीं कही जा सकती है, ठीक है ना? खरी नहीं उतरी भाई। तो नहीं, वो किया नहीं है जो कर सकते थे ना। हाँ, जो कर सकते थे, सही बात है। किया मतलब नहीं। करने की वो कह सदिच्छा कहते जिसे नेक नियति, वो है नहीं। बस सबसे बड़ी बात ये है, चाहें तो अगर अब बड़ा सिंपल सा काम है जो आपको समझाया जा रहा है। हम कुछ दस्तावेज भी आपको भेजेंगे, उनको अध्ययन करिए और उसका पालन करिए। जी जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।